यूपीएससी सीडीएस 1 2025 का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 20 क्वेश्चन तक हम लोग ने देख लिया था 2025 का मीन्स पीवाईक्यूज। लेट्स स्टार्ट द 21। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर्स। ठीक है, if your image appears to be erect no matter how far you stand from a mirror, the mirror is likely to be option number A plane, option number B concave, option number C convex, option number D either plane or convex। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इधर प्लेन और कन्वेक्स। आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं एक्सप्लेनेशन, मतलब कि इरेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो क्वेश्चन में जो बोल रहा है इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा इमेज बनाना, मतलब सीधा इमेज बनाना। जैसे आपका सर ऊपर है और इमेज में भी सिर ऊपर ही दिखते हैं, ठीक है, तो उसे ही इरेक्ट कहते हैं। अब देखो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसलिए क्यों सही है, क्योंकि प्लेन मिरर समतल दर्पण जिसे कहते हैं हम, घर में जो शीशा यूज़ करते हैं उसमें आप चाहे जितने दूर खड़े हो जाओ आपकी इमेज हमेशा सीधी, मतलब सीधा को कौन सी बोलते हैं, इरेक्ट, और सेम साइज की बनती है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर मतलब कि उत्तल दर्पण, इसमें भी आप ऑब्जेक्ट को चाहे जहाँ रखो कितनी भी दूर में इमेज हमेशा छोटी डिमिनाइज्ड और हमेशा सीधी इरेक्ट ही बनती है। जैसा गाड़ियों का मतलब साइड मिरर, रियल व्यू मिरर, क्योंकि दोनों ही केस में इमेज हमेशा सीधी बनती है, इसलिए आंसर इधर प्लेन और कन्वेक्स होगा। ऑप्शन नंबर डी दैट्स द रीज़न सही है। और इरेक्ट मतलब सीधा, क्या मतलब, इरेक्ट मतलब सीधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है। और कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इसमें अलग अलग पोजीशंस पर अलग इमेज बनती है। जब आप दूर खड़े होंगे तो मतलब इमेज इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी, सिर, ठीक है, कनकेव में उल्टी बनती है। सिर्फ एक केस मतलब सिर्फ एक केस में बहुत पास खड़े होने पर में सीधी बनती है, इसलिए नो मैटर हाउ फार वाली कंडीशन कनकेव पर फेल हो जाती है। ठीक है, कनकेव पर ये वाली फेल हो जाती है। अब ये पी वाई क्यूज़ इससे पहले आया है कि नहीं, तो पी वाई क्यूज़ पहले कहाँ से आया है, और ये टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 11 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पेज पर डायरेक्ट नोट दिया हुआ है। पीवाईक्यूज़ में ये लाइट और मिरर स्टैंडर्ड थीम है यूपीएससी 2011 में। ठीक है, मतलब 2011 में रियल व्यू मिरर पर पूछा था सवाल। ठीक है, अब देखो, और CDS 1 2018, CDS 2 2021 में मिरर फार्मूलाज और इमेज प्रॉपर्टीज़ पर लगातार क्वेश्चन आए हैं। ये सेम मतलब कंसेप्ट कम से कम कितना बार पता है, 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। और ये करंट अफेयर 2024-25 में हाईवेज पर एक्सीडेंट को रोकने के लिए मतलब ब्लाइंड स्पॉट्स पर बड़े कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर लगाने की मतलब गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसफर ने दी थी, जो सेफ्टी न्यूज़ में कवर हुई थी। ठीक है, सो दैट्स द रीज़न ये न्यूज़ में भी बना हुआ था। अब देखो इसको एलिमिनेट और लॉजिक से कैसे सॉल्व किए सकते थे। डेली लाइफ लॉजिक, अपनी कार या बाइक का साइड मिरर जो कन्वेक्स होता है, याद करो। ठीक है, बाइक का और कार का साइड मिरर क्या होता है, कन्वेक्स होता है। पीछे से आने वाली कार चाहे 100 मीटर दूर हो या 5 मीटर दूर पास, वो हमेशा आपको सीधी ही दिखाई देती है। ओ यस, हाँ सही बात है, कन्वेक्स मिरर होता है कार और बाइक का, उल्टी नहीं होती। ठीक है,
और घर का आईना प्लेन भी सीधा दिखता है, दोनों ऑप्शंस फिट बैठते हैं, तो डायरेक्ट क्या चॉइस करने पड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाता। 2026 में ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स। डेंटिस्ट डॉक्टर कौन सा, दांत का डॉक्टर कौन सा आईना यूज़ करते हैं पेशेंट को देखने के लिए, तो ये कनकेव मिरर होता है। पास रहने पर ये बड़ी और सीधी इमेज बनाता है, क्या होता है, कनकेव मिरर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, मैग्नीशियम मैग्नेटिक फील्ड रूल्स। The rule that determines the direction of a magnetic field produced around a straight conductor carrying current is option number 1 right hand thumb rule, option number 2 Fleming's left hand rule, option number C Fleming's right hand tool, ऑप्शन नंबर डी हंट्स रूल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हैंड थंब रूल इज़ करेक्ट। अब देखते हैं आसान भाषा में इसका ब्रेक डाउन करते हैं एक्सप्लेनेशन। जब किसी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी सीधे तार मतलब स्ट्रेट वायर कंडक्टर से करंट गुजरता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है, राइट हैंड थंब रूल, ये मैक्सवेल्स रूल कहता है। ठीक है कि अगर मैक्सवेल्स रूल कहता है कि अगर आप अपने सीधे हाथ राइट हैंड में वायर को पकड़े और आपका मतलब अंगूठा थंब करंट की डायरेक्शन में हो तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां, ठीक है, कर्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन की डायरेक्ट बनाएगी, क्या बनाएगी, डायरेक्ट। दैट्स द रीज़न ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। और ऑप्शन नंबर बी सी डी क्यों गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये रूल फोर्स गति की डायरेक्शन निकालने के लिए होता है। जब किसी करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है, क्योंकि ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये रूल मतलब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बनाता है। ठीक है, जब किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ होता है। ठीक है, किस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। डेट्स द रीज़न सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी मतलब हंट्स रूल्स, ये केमिस्ट्री का रूल है जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग से रिलेटेड है, फिजिक्स या मैग्नीशियम से नहीं। तो ये कहाँ से पूछा गया था, ये एनसीईआरटी क्लास 11 की साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आया था। पीवाईक्यूज़ में ये टॉपिक पहले पूछा गया है कि नहीं, तो ये पहले पूछा गया है। मैग्नेटिक रूल्स पर डायरेक्ट सवाल आते हैं CDS 1 2019 और CDS 2 2022 में। फ्लेमिंग्स राइट हैंड एंड राइट हैंड रूल्स, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल्स पर डिटेल्स कंसेप्चुअल स्टेटमेंट्स पूछे गए थे और यूपीएससी एंड CDS में ये अब तक 3 से 4 बार पूछा गया है। ठीक है, कितनी बार, 3 से 4 बार। अब देखो क्या ये करंट में था टॉपिक, तो करंट अफेयर में मैगलीफ ट्रेंस और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट जैसे HVDC पावर ट्रांसमिशन लाइन के मैग्नेटिक फील्ड्स के इम्पैक्ट पर रिन्यूएबल एनर्जी इमेजेंस प्रोजेक्ट 2024-25 के दौरान टेक्निकल डिस्कशन चल रही थी। ठीक है, ये मतलब करंट में बना हुआ था और ये ट्रिक और लॉजिक से कैसे सॉल्व हो सकता था। अगर आपको सिर्फ इतना याद है कि फ्लेमिंग के रूल्स में हमेशा 3 चीज़ें होती है, क्या होती है, फ्लेमिंग के रूल्स में हमेशा 3 चीज़ें होती है। वो 3 चीज़ें हैं फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। 3 चीज़ें होती है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट।
फ्लेमिंग के रूल्स में, यानी वो इंट्रैक्शन के लिए है, ठीक है। जबकि एक सिंगल स्ट्रेट वायर के लिए सबसे सिंपल रूल, सिंगल स्ट्रेट लाइन वायर के लिए सबसे सिंपल रूल होता है थंब वाला होता है। सो ऑप्शन नंबर डी केमिस्ट्री का है, तो बच्चा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ये 2026 में कैसे पूछ सकता है, तो ये 2026 से पूछ सकता है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर डी रेसिस्टेंस बॉक्स। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज राइट, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, केनीमेटिक्स मतलब न्यूमेरिकल्स। अब देखो, ए मोटरसाइकिल हैज़ इनिशियल velocity of 5 meter per second. After 3 seconds, the velocity is 7 meter per second. The displacement of the motorcycle is 3 seconds is option number 1 21 meter, option number B 18 meter, option number C 36 meter, option number D 86 meter. So option number B is right, 18 meter. आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। ये एक सीधा फिजिक्स न्यूमेरिकल है। पहले हम दिए गए डाटा को देखते हैं, ठीक है। चलो देखते दिए गए डाटा को। क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u, ये क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी होता है जिसे u कहते हैं, v कहते हैं, वो 7 मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या हुआ 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड, ठीक है। हमें निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट एस यानी दूरी, ठीक है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशंस ए निकालें। देखिए फॉर्मूला ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, मतलब कि ठीक है वैल्यू, ठीक है। अब देखो ए 7 हो गया, यू वी और एक बाई 3, तो व्हाट्स द आंसर इज दैट 2/3 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वाला इक्वेशंस फॉर मोशन से निकलता है। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एट 82, ठीक है, ए टी उसके बाद ऊपर में 2, एस इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/2, ठीक है, 3/2 और ठीक है। तो इक्वल टू 15 प्लस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 9, एस इक्वल टू 15 प्लस 3 इक्वल टू 18 मीटर्स। इसलिए सही न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से वैल्यू 18 मीटर आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। तो ये कहाँ से पूछा गया था ये टॉपिक पूछा गया NCERT क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन न्यूमेरिकल से। ये PYQs में पूछा जा चुका है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है, पर डायरेक्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड CDS 1 2021, CDS 2 2023 और पहले से स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बहुत आम है ये टॉपिक, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और UPSC प्रीलिम्स में ऐसे स्ट्रेट कैलकुलेशंस लगभग 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। अब ये लॉजिक और ट्रिक से कैसे सॉल्व हो सकता था, तो ये एवरेज वेलोसिटी शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर एसरेशंस कंसेंट है तो आप डायरेक्ट बिना एसरेशंस निकाले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v इक्वल टू u प्लस v बाई 2। तो u का क्या होगा 5 प्लस v का 7/2, तो 12/6। तो आंसर क्या आया 6 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट s क्या होगा एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 6 इंटू टाइम 3, ठीक है, 18 मीटर, ठीक है।
ये ट्रिक लगाने से बिना पेपर पेन के 5 सेकंड में आंसर बन जाता। अब देखो 2026 में कैसे पूछ सकता है। 2026 में ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलेरेट्स यूनिफॉर्मली at 4 meter per second square, what will be its velocity after 5 seconds? तो ऑप्शन नंबर 1 ए 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 40 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 20 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या होगा, यू मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई यू क्या है, u ज़ीरो है प्लस, ठीक है, u इक्वल टू 0 प्लस 4 इंटू 5 बाई कितना होगा 20, आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या होगा 24, वर्क एनर्जी एंड पावर ठीक है, न्यूमेरिकल। अब देखो द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 50 kg अप टू ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन 10 seconds, ठीक है, इज टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 ए 400 वाट, ऑप्शन नंबर बी 40 वाट, ऑप्शन नंबर सी 50 वाट, ऑप्शन नंबर डी 500 वाट। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट 400 वाट। आसान भाषा में ब्रेक डाउन, यहाँ हमें पावर मतलब शक्ति निकालनी है, ठीक है, दिया गया है, शक्ति निकालने दिया गया है। पावर मिनिमम पावर क्या है इसका, तो अब देखो क्या होगा, ये मास, ठीक है, 500 kg, डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, तो जी इक्वल टू क्या होगा 10 मीटर स्क्वायर पर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वर्क डन, काम निकालें, कैसे, किस चीज़ को ऊपर उठाने से में किया गया काम उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क इक्वल टू mgh इक्वल टू 50 इंटू 10 इंटू 8 इक्वल टू 4000 जूलर्स, ठीक है, जूलर्स। अब पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, शक्ति इक्वल टू कार्य प्लस बाय समय, ठीक है, पावर वर्क बाय टाइम 4000 बाय 10, तो व्हाट्स द आंसर इज डेड 400 वाट्स हो जाएगा। तो सही कैलकुलेशन में आंसर क्या आता है 400 वाट्स आता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब ये कहाँ से पूछा गया था, इसका सोर्स है ये एनसीईआरटी क्लास 9 का साइंस चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी पावर सेक्शन से आया था, और ये PYQs में पहले भी पूछा जा चुका है। वर्क पावर फार्मूला P इक्वल टू mgh/T पर CDS 1 2020, CDS 2 2022, ठीक है, लगातार क्वेश्चन आए हैं। यूपीएससी ने भी कॉन्सेप्चुअल स्टैंडर्ड सेटअप में बेसिक पावर मैट्रिक्स को 2 से 3 बार टेस्ट किया है, ठीक है। अब लॉजिक और ट्रिक से कैसे सॉल्व होता, डायरेक्ट रेशियो फार्मूला ट्रिक क्या है, पावर का डायरेक्ट फार्मूला ध्यान रखो, क्या है पावर का डायरेक्ट फार्मूला P इक्वल टू mgh/T। तो वैल्यू पुट करो, क्या वैल्यू पुट करोगे, पावर m कितना है 50, g कितना है h, और 8 कितना, h कितना है 8, ठीक है, 50 इंटू 10 इंटू 8 इंटू बाई 10, नीचे का 10 ऊपर और ऊपर का 10 कट गया, ठीक है, बचा सिर्फ 50 इंटू 8, तो क्या होगा 400 वाट। एक लाइन में ऑप्शन आ गया क्लियर। तो पावर का फॉर्मूला याद रखना, क्या है पावर का फॉर्मूला, ठीक है। अब 2026 में कैसे पूछ सकता है, 2026 ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम का, ठीक है। And electric bulb of 60 watt is used for 5 hours per day. Calculate the energy consumed in 1 day by the bulb in units kWh, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 0.3 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर बी 3 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर सी 12 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर डी 0.12 यूनिट्स। आंसर 0.3 यूनिट्स
अब देखो कैसे, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम बाई 1000, ठीक है, पावर 60 है, टाइम 5 है, ठीक है, और बाई 1000 क्या होगा आंसर 0.3 kWh, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। ग्रेविटेशन कंसेप्ट, ठीक है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, व्हाट्स द नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑल, ऑप्शन नंबर ए, ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स attract each other due to the gravitational force. Option number B, Newton's law of gravitation follows from Newton's laws of motion. Option number C, the value of a g accelerations due to gravity at the center of the earth is 0. Option number D, mass and weight are measured in different units. So option number B is right. Newton's law of gravitation follows from Newton's law of motion. आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। सवाल है, पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट। अब देखो ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है। ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, अरे यार इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं पीछे। सो ऑप्शन नंबर बी बता रहा है कि ये इसलिए सही है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दोनों बिल्कुल अलग और इंडिपेंडेंट, मतलब आज़ाद नियम है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है कि दो मासेस के बीच कितना फोर्स लगता है, तो क्या होगा इसको F इक्वल टू Gm1m2/r2, जबकि लॉज ऑफ मोशन बताता है कि फोर्स लगने पर बॉडी मूव कैसे करती है, F बराबर ma। तो एक नियम दूसरे नियम से निकल कर डाइवर्स होकर नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्यों, मतलब पूछ रहा था कि कौन गलत है, क्वेश्चन यही था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत था। अब ऑप्शन नंबर ये ए, सी और डी ये क्यों सही था, क्योंकि यूनिवर्स की हर चीज़ एक दूसरे को मतलब क्या करती है, खींचती है, इसी को यूनिवर्स ऑफ लॉ ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्स ऑफ लॉ ग्रेविटेशन कहते हैं। अब देखो ऑप्शन नंबर सी क्यों सही था, क्योंकि अर्थ के सेंटर पर चारों तरफ से बराबर ग्रेविटेशनल पुल होता है जो एक दूसरे को मतलब कैंसिल कर देता है, इसलिए वहाँ स्मॉल g इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, मास को हम किलोमीटर kg में अपना नापते हैं और वेट एक तरह का फोर्स है, इसलिए उसे न्यूटन एन में नापते हैं, दोनों की यूनिट्स अलग होती है, ठीक है। ये पूछा गया था चैप्टर मतलब NCERT क्लास 9 का चैप्टर साइंस चैप्टर 10 ग्रेविटेशन से। PYQs में पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये PYQs में पहले मास और वेट के बीच का अंतर और अर्थ के सेंटर पोल्स पर g की वैल्यू बढ़ाना एक बहुत ही आइकॉनिक टॉपिक है। CDS 1 2019 और CDS 2 2022 में मास वेट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ चुके हैं। UPSC सिविल सर्विस में ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 से 3 बार पूछा गया है। तो करंट अफेयर का ये लिंक कैसे था, हाल ही में स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो, नासा के माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स और गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की 0G ट्रेनिंग से जुड़े टॉपिक्स 2024-25 के साइंस ब्लॉग में कांस्टेंट चर्चा में थी, ठीक है। और इसका याद करने मतलब ट्रिक टू लॉजिक टू सॉल्व, बिना पढ़े तो कुछ सॉल्व नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, बट अगर आप फंस जाए तो हमेशा ध्यान रखें कि फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ क्या है, लाइक ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, मोशन इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किए गए हैं। अगर स्टेटमेंट्स कहे कि एक फंडामेंटल लॉ दूसरे से फॉलो होता है बिना किसी स्पेशल कंडीशन के, तो उसके गलत होने के चांसेस 95% होते हैं, ठीक है।
2026 में ये कैसे पूछ सकता है, तो ये इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ इक्वेटर टू द अर्थ पोल व्हाट विल हैपन टू इट्स मास एंड वेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोथ मास एंड वेट विल इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी मास रिमेन्स कंस्टेंट बट वेट इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी मास increases but weight remains constant, option number D both remains constant, ऑप्शन नंबर बी इज राइट मास हमेशा कंस्टेंट हो रहता है पर पोल्स पर जी ज़्यादा होने से वेट बढ़ता है। सो ऑप्शन नंबर 1 मास रिमेन्स कंस्टेंट बट वेट इंक्रीजेस। ठीक है, राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड इफ द बुयोएंट फोर्स इज, क्या होगा? ए बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड इफ द बुयोएंट फोर्स इज, ऑप्शन नंबर 1 इक्वल टू इट्स वेट, ऑप्शन नंबर बी लेस देन इट्स वेट, ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर देन इट्स वेट, ऑप्शन नंबर डी 0, ऑप्शन नंबर ए इज राइट इक्वल टू इट्स वेट्स। आसान भाषा में ब्रेक डाउन, बियॉन्ड फोर्स, ठीक है, बियॉन्ड फोर्स क्या है? मतलब उत्प्लवन बल, क्या है? उत्प्लवन बल, वो ऊपर की तरफ लगने वाला, मतलब उत्प्लवन बल वो ऊपर की तरफ लगने वाला झटका या फोर्स है जो पानी किसी भी मतलब डूबी हुई चीज़ पर लगता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इसलिए क्या है, सही है। और ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है देख लो, जो हाँ, जब कोई चीज़ पानी की सतह मतलब सरफेस पर स्थिर फ्लोट्स है तो आर्चिमीड्स मतलब प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फ्लोटेशन के मुताबिक उस बॉडी का तुरंत मतलब टोटल वेट जो नीचे काम कर रहा है पानी द्वारा लगाए गए बुयोएंट फोर्स जो ऊपर काम कर रहा है के बराबर इक्वल होता है। इस बैलेंस के कारण बॉडी बिना डूबे मतलब तैरती रहती है। क्या करती है? इस कारण के कारण बॉडी बिना डूबे तैरती रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत था? क्योंकि ये लेस देन वेट बता रहा है। अगर बियॉन्ड फोर्स कम पड़ गया तो वेट उससे नीचे खींच लेगा और बॉडी डूब क्या जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर देन वेट, अगर बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी अपनी मतलब पानी के ऊपर पॉप अप करेगी और तब तक बाहर निकलेगी जब तक डिस्प्लेस किया गया पानी का वेट बॉडी के वेट के इक्वल ना हो जाए, यानी अल्टीमेट इक्विलिब्रियम फ्लोटेशन पर इक्वल ही होगा। सो दैट्स द रीज़न, ये भी गलत है। ये कहाँ से पूछा गया था? तो ये क्लास 9 का, अभी देखो क्लास 9 का साइंस कितना इम्पॉर्टेंट है। सब बुद्धि साइंस मतलब NCERT कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लास 9 साइंस चैप्टर 10 ग्रेविटेशन फ्लोटेशंस एंड आर्चीज प्रिंसिपल सेक्शन से। ठीक है, अब PYQ से ये पूछा जा चुका है पहले भी, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल्स और फ्लोटेशंस पर CDS 1 2020 में स्पेसिफिक ग्रेविटी का सवाल था। CDS 2 में 2023 में सिलेंडर के पानी में तैरने पर क्वेश्चन आया था। और ये मतलब UPSC CDS में ये फ्रेमवर्क अब तक 3 से 4 बार आ चुका है। करेंट अफेयर में ये जनवरी-Feb 2025 में इंडियन नेवी के नए सबमरीन मतलब रेस्क्यू विजल मतलब तैयार के वक्त टेरिस के वक्त ब्लास्ट टैंक्स और बुयोएंसी, ठीक है, कंट्रोल मैकेनिज्म्स के आर्टिकल्स टेक्निकल्स डिफेंस जर्नल्स में बहुत पॉपुलर थे। अब इसको क्या है,
ट्रिक टू लॉजिक क्या है? कोई भी चीज़ तभी एक जगह या एक साथ पार टिकी मतलब फ्लड या सकती है जब उस पर लगने वाला सारे नेट फोर्स जीरो हो। यानी क्या बोल रहा है कि कहाँ गया भाई? अरे कहाँ है? यानी उस पर का फोर्स बियॉन्ड नीचे का फोर्स वेट इस स्टेबल स्टैटिक स्टेट्स का बेसिक रूल ही इक्वल होना है। ठीक है, अब ये 26 में कैसे पूछ सकता है? तो ये पूछ सकता है कि विच इज इट easier to swim in sea water than in river water। मतलब स्विंग वाटर में सब ईजियर हो स्विम कर सकता है देन रिवर वाटर। तो कैसे है ये? सी वाटर ऑप्शन नंबर 1, सी वाटर exert less beyond force। ऑप्शन नंबर बी, density of sea water is higher than river water, providing more beyond forces। option number C, sea water warmer। option number D, river water has a higher density। So option number B is right, density of sea water is higher। क्या सी वाटर का डेंसिटी हाइयर होता है रेदर देन रिवर वाटर? ठीक है, प्रोवाइडिंग मोर बियॉन्ड फोर्सेस। ठीक है, फोर्स। सो नमक एक चलते, ऑप्शन नंबर बी, नमक एक चलते समुद्र से पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है जिसे बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 27। अब ये भी क्या पूछ रहा है कि बियॉन्ड फोर्स कैलकुलेशंस न्यूमेरिकल, मतलब ए मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ मास 1 kg एंड फार्मूला 2 into 10 by मतलब 10 अप टू द -4 m by मतलब m to the power 3 is completely measured in water। the beyond forces exacted by water on the sphere is given density of water 1000 किलोमीटर मतलब kg मीटर। ठीक है, मीटर अप टू दी 3। ठीक है, एंड g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2। और ऑप्शन नंबर ए 0.5 एन, ऑप्शन नंबर बी 1.5 एन, ऑप्शन नंबर सी 2 एन, ऑप्शन नंबर डी 2.5 एन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट 2 एन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट 2 एन। आसान भाषा में क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि ये एक सीधा फॉर्मूला बेस्ड नॉमिकल है, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, बियॉन्ड फोर्स जिसे एफ बी, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड, वी एक्स। ठीक है, दिया गया डाटा क्या है? मास ऑफ स्पेयर्स 1 kg। इसका यूज़ मतलब भटकाने के लिए दिया है। ठीक है, इसका यूज़ क्या दिया? भटकाने के लिए। वॉल्यूम मतलब वी इक्वल क्या है? 2 into 10 अप टू दी पावर क्या है? -4 m मीटर पावर 3। ठीक है, अब देखो डेंसिटी ऑफ वाटर P 1000 किलोमीटर मतलब kg मीटर पावर 3 और 10 पावर 3 और kg मीटर पावर 3। ठीक है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन स्टेप्स क्या है तो ये भी देख लो। कैलकुलेशन F इक्वल टू V इंटू P इंटू जी, वी बी मतलब एफ बी। ठीक है, एफ बी इक्वल टू 2, वी क्या है 2 इंटू पी क्या है 10 अप टू दी पावर -4 और जी क्या है 1000 इंटू 10। तो एफ बी इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस अप टू दी पावर 4 और 10 टू दी पावर 4। क्योंकि 4 अप टू दी पावर -4 और 10 अप टू दी पावर 4 एक दूसरे को कैंसिल करके एक बना देंगे। ठीक है, तो एफ बी इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 न्यूटन एन। इसलिए सही कैलकुलेशन में आंसर बिल्कुल क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2 ऑप्शन आता है। ठीक है,
अब ये कहाँ से पूछा गया था, तो ये भी देख लेते हैं ये कहाँ से पूछा गया था। ये पूछा गया था एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस। देखो जब क्लास 9 का साइंस कितना इम्पोर्टेंट है, अब तक कितना क्वेश्चन पूछ चुका है इसमें, ठीक है। तो क्लास चैप्टर 10 ग्रेविटेशन फ्लूइड प्रेशर फार्मूलाज से पीजे मतलब ये PYQs में आ चुका है। ऐसे फिजिक्स एक अप टू द मार्क न्यूमेरिकल्स मोस्टली CDS 2 2021 और CDS 1 2024 में बहुत कॉमन हो गए है, जहां डायरेक्टली मतलब नंबर्स बदल कर वैल्यू पूछी जाती है। यूपीएससी में ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस का ट्रेंड पिछले 1 से 2 साल में थोड़ा बढ़ा है, ठीक है। अब ट्रिक टू लॉजिक, ठीक है। डायरेक्शन फिल्टर ट्रिक, यूपीएससी अक्सर सवाल में एक्स्ट्रा डाटा देती है जो फॉर्मूला में यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये समझ गया ना। जैसे यहाँ मास 1 kg दिया था, अगर आप कंफ्यूज होकर W = mg निकालते तो आंसर 10 आता, तो ऑप्शन में ही नहीं है। बस से याद रखो बियॉन्ड फोर्स को सिर्फ ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम और लिक्विड की डेंसिटी से मतलब होता है, जब ऑब्जेक्ट के खुद के मास से नहीं। तो ये 26 में कैसे पूछ सकता है, तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ओनली हाफ submerged in a liquid, the beyond force acting on it will be ऑप्शन नंबर A डबल, ऑप्शन नंबर B है हेल्वेड, ऑप्शन नंबर C 0, ऑप्शन नंबर D अनचेंज। तो ऑप्शन नंबर B इज़ राइट हेल्वेड, क्योंकि वॉल्यूम इमर्ज मतलब आधा हो गया तो फोर्स भी आधा हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन न्यूमेरिकल, a light bulb rated as 60 watt at 220 V has a potential differences of 110 V across its ends. The power dissipated in his light bulb is ऑप्शन नंबर A 30 वाट, ऑप्शन नंबर B 45 वाट, ऑप्शन नंबर C 15 वाट, ऑप्शन नंबर D 2 वाट। ऑप्शन नंबर C सही है 15 वाट। आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। ऑप्शन नंबर बल्ब की रेटिंग दी है, पावर क्या है P1 जो कि 60 W, ठीक है 60 वाट, और वोल्टेज कितना है V1 जिसे कहते हैं क्या है 220, ठीक है। अब उसे चलाया जा रहा है एक नए काम वोल्टेज पर जिसे V2 मतलब 110, ठीक है। अब हमें नई पावर P2 निकालनी है, तो बल्ब का रेसिस्टेंस R निकालने क्योंकि बल्ब का फिलामेंट नहीं बदलेगा तो रेसिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है P = V2/R, तो R = V2 1/P1, तो क्या होगा R = 220 × 220/60, ठीक है। अब ये दूसरा स्टेप देखो, 110 पर नई पावर निकाले, ठीक है। P2 = V2/R, तो इक्वल टू 110 माइनस 110 इंटू 110 बाई 220 इंटू 220/60, ठीक है। तो पावर 2 का 110 इंटू 110 इंटू 60/220 इंटू 220, तो हमें पता है कि 110 /220 = 1/2 हो, ठीक है। तो P2 क्या होगा = 1/2 इंटू 1/2 इंटू 60, तो 60/4, तो आंसर क्या आएगा 15 वाट, ठीक है। इसलिए फाइनल आंसर क्या है 15, ठीक है वाट। तो ये कहाँ से पूछा गया है, ये NCERT क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिक पावर सेक्शन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये PYQs में भी था। NCERT का सबसे मशहूर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बिना बदले CDS 1 बिना बदले, देख लो 2 कॉपी वही बिना बदले CDS 1 2018, CDS 2 2020
और कई स्टेट पीसीएस में लगभग 4 से 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। ये करंट अफेयर का लिंक है कि नहीं। भारत में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE की स्टार रेटिंग पर स्टैंडर्ड LED वोल्टेज फ्लक्चुएशंस गाइडलाइंस को लेकर मिड 2024 में आई रिपोर्ट के कारण इलेक्ट्रिकल लोड टॉपिक स्टैंडर्ड टेस्ट में रेलिवेंट बने हुए हैं। ठीक है ये थे एक ही बात है। लॉजिक टू ट्रिक टू लॉजिक, तो द वोल्टेज हाफ पावर 1/4 ट्रिक। फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है P = V2/R में ध्यान से देखो, पावर वोल्टेज के स्क्वायर V2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपने वोल्टेज को आधा मतलब हाफ कितना 220 को वोल्टेज से जैसे 210 कर दिया है तो पावर क्या होगा 1/2 तो = 1/4 1/4 हो जाएगी। तो डायरेक्ट दिमाग में करो कि 60 वोल्टेज डिवाइड 4 तो क्या हुआ आंसर 15 वाट। ठीक है, दिमाग से ही सॉल्व हो सकता बिना कॉपी कलम के, तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ता आपको। अब 2026 में कैसे पूछ सकता है इससे क्वेश्चन, तो 2026 में पूछ सकता है कि 2 बल्ब्स ऑफ 100 वाट एंड 40 watt are connected in series. Which bulb will glow brighter? Option number A 100 watt bulb. Option number B 40 watt bulb. Option number C both equally. Option number D neither will glow. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 40 वाट बल्ब सीरीज में कम मतलब वोल्टेज वाले बल्ब का रेसिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा हीट और लाइटिंग डिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, तो ऑप्टिक्स सिंपल माइक्रोस्कोप Which one among the following is used in simple microscope? Option number 1 A diverging lens. Option number B concave mirror. Option number C converging lens. Option number D plane mirror. तो अभी इससे पहले हम लोग ने ये मिरर वाला टॉपिक यही क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कन्वर्जिंग लेंस होगा, सी ऑप्शन नंबर। तो क्या आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं इसको, सिंपल माइक्रोस्कोप और कुछ नहीं बल्कि वही मैग्नीफाइंग ग्लास जिसे हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, होता है सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसमें हम बच्चे में नहीं देखते थे कोई चीज़ को। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी कैसे सही है, कन्वर्जिंग लेंस को ही हम कन्वेक्स लेंस उल्टा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस को ही हम कन्वेक्स लेंस मतलब उल्टा लेंस कहते हैं। ये आने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट पर बटोरता मतलब कन्वर्ज करता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इस लेंस के बहुत पास फोकस और ऑप्टिकल लेंस के बीच रखते हैं तो ये उसकी एक बहुत बड़ी मैग्नीफाइड और सीधी को क्या बोलता है, इरेक्ट वर्चुअल इमेज बनाता है। इसलिए सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक सिंगल कन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर ए बी और डी क्यों गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए डाइवर्जिंग लेंस ये मतलब कॉनकेव लेंस होता है जो हमेशा इमेज को छोटा डायमेनाइज बनाता है, इसे माइक्रोस्कोप नहीं बन सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये गलत क्यों था, क्योंकि मिरर्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनसे माइक्रोस्कोप जैसे ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल्स मतलब डिवाइसेस नहीं बनते, वो लेंसेज से बनते हैं। ठीक है, इसलिए ये गलत था। ये टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और क्लास 12 फिजिक्स ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल क्या है इंस्ट्रूमेंट से
आया था, ये टॉपिक पूछा गया था। ठीक है, अब देखो PYQs में भी ये टॉपिक पहले आ चुका है। लेंस के यूजेस पर हमेशा सवाल आते हैं। CDS 1 2020 में पूछा गया था कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज़ होता है। सेम मतलब कंसेप्ट। ठीक है, और 2000 मतलब CDS 2 2023 में हमें आइज डिफेक्ट्स और लेंसेज पर क्वेश्चन था। ये थीम दोनों मतलब एग्ज़ाम्स मिलाकर कम से कम 4 से 5 बार आ चुकी है। करंट में ये 2024-25 में लो कॉस्ट पेपर माइक्रोस्कोप्स फ्लूट्स्कोप का रूलर इसको मतलब स्कूल्स में प्रमोट करने की न्यूज़ आई थी, जिसमें टीनी स्पेरिकल कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ होता है। ठीक है, अब इसको ट्रिक लॉजिक ठीक देख लेते हैं, क्या है इसका ट्रिक टू लॉजिक। तो माइक्रोस्कोप का काम है छोटी चीज़ को बड़ा, मतलब छोटी चीज़ को बड़ा मैग्नीफाई करना। पूरे पूरे फिजिक्स में छोटी चीज़ को बड़ा करने का मतलब दम सिर्फ दो ही चीज़ों में है। ये तो मतलब कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स लेंसेज कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि माइक्रोस्कोप एक लेंस डिवाइस है जिसे मतलब बड़ा मैग्नीफाई करना। ठीक है, पूरे फिजिक्स में छोटी चीज़ को बड़ा करने का दम सिर्फ दो चीज़ों में है। क्या दो चीज़ है वो? या तो छोटी चीज़ को बड़ा करने का दम सिर्फ दो चीज़ में है, कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स लेंस। कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स लेंस, छोटी चीज़ को बड़ा करना। ठीक है, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप एक लेंस डिवाइस है जिससे आर पार देखा जाता है। इसलिए मिरर ऑप्शंस कट गया और बचा सिर्फ मतलब कन्वर्जिंग लेंसेज। ठीक है, 2026 में कैसे पूछ सकता है, तो इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज आर यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव एंड आई पी। ठीक है, आई पीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोथ आर कनकेव लेंसेज, ऑप्शन नंबर बी both are convex lenses, option number C one concave and one convex, option number D plain glasses. So option number B is right, both are convex lenses, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो क्या है ग्रेविटेशन वेट डिफिनेशन पर। द फोर्स विथ which of the earth attracts on object is called, option number A weight of the object, option number B mass of the object, option number C density of the object, option number D magnitude of the object. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, अर्थ जो ग्रेविटी का मतलब खिंचाव ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, उसे ही उस ऑब्जेक्ट का वेट मतलब वजन भार कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला W = m/g होता है, क्योंकि ये एक फोर्स है। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और ऑप्शन नंबर बी सी डी क्यों गलत है? बी मास गलत इसलिए है क्योंकि मास का मतलब होता है किसी बॉडी में कितना मात्रा, ठीक है, मात्रा बढ़ाव, ठीक है, पदार्थ, ठीक है, बढ़ता हुआ, ये हर जगह कांस्टेंट रहता है, चाहे आप स्पेस में हो या मून पर, ये कोई फोर्स नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी डेंसिटी क्यों गलत है? ये होता है मास वॉल्यूम मतलब घनत्व, इसका अट्रैक्शन फोर्स से लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है? क्योंकि मैग्नीट्यूड ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 5, 10, 50 को बताता है, इसकी फोर्स नहीं है। ठीक है, और ये पूछा गया है एनसीईआरटी क्लास 9, ठीक है, चैप्टर 10 ग्रेविटेशन मास वर्सेस वैल्यू मतलब मास वर्सेस वेट एंड सब सेक्शन से। तो ऑप्शन नंबर मतलब एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है, साइंस का चैप्टर देखो अब तक कितना टॉपिक पूछ चुका है इससे। ठीक है,
तो मैं साइंस भी कवर कर मतलब एनसीईआरटीज़ भी पढ़ा दूंगी। और ये क्या है, मतलब ये पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है। मास ऑफ वेट का सबसे कंसेप्चुअल मतलब CDS-2 2018 और CDS-1 2021 में घुमा फिरा कर स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया था। यूपीएससी में डायरेक्टली इतनी आसान डिफिनेशन लगभग 2 बार पहले भी आ चुकी है। ठीक है, अब ट्रिक लॉजिक फॉर एग्जाम, ठीक है, फॉर्मूला यूनिट लॉजिक। हमें पता है कि फोर्स पूछा है, मास की यूनिट केजी होती है। ठीक है, डेंसिटी की केजी मीटर बाय 3 मतलब मीटर पावर 3 होती है। सिर्फ वेट ही ऐसा टर्म है जिससे हम फोर्स, सिर्फ वेट ही ऐसा टर्म है जिसे हम फोर्स W=mg की तरह ट्रीट करते हैं और न्यूटन में नापते हैं। इसलिए डायरेक्ट लिंक ऑप्शन ए से बनता है। 2026 में कैसे पूछ सकता है, तो ये 2026 में पूछ सकता है कि if the gravitational force of the earth suddenly becomes zero, what will happen to an object? ठीक है, suddenly become zero तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, इट्स मास becomes zero but weight remains same. ऑप्शन नंबर बी, इट्स weight becomes zero but mass remains same. ऑप्शन नंबर सी, both become zero. तो व्हाट्स आंसर इज दैट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, वेट जीरो हो जाएगा क्योंकि, और मास रिमेन सेम रहेगा क्योंकि G=0 होता है। क्या होता है, G=0 पर मास सेम रहेगा। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन नंबर 31 अगला पार्ट में करेंगे। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। अगला पार्ट देखते हैं।